हरे कृष्णा दोस्तों, क्या हाल समाचार है आप सभी के। मैं हूं अभी अपने गांव तमोरिया, जो कि मधुबनी जिला का एक गांव है, और मैं यहां से निकलूंगा अररिया की तरफ। क्या दोस्तों, आपने तीसरी कसम फिल्म देखी है? तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर साहब थे, उनके साथ वहीदा रहमान थी। और क्या आपने फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम सुना है? और क्या आप जानते हैं कि तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित थी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के सीमांचल जिले में औराही हिंगना गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु अपनी अमर शिल्प कथा मेला आंचल के लिए जाने जाते हैं, और गीतकार शैलेंद्र, जिन्होंने फिल्म बनाई तीसरी कसम, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी के कहानी पर आधारित थी। कहानी का नाम था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो आज जब मैं यहाँ पर बिहार में हूँ और मेरे गांव से करीब औराही हिंगना की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके गांव घर में जाकर के उनके घर जाऊं और वहां की पवित्र माटी को अपनी माथे से लगाऊं। और मैं ये चाहता हूं कि फणीश्वरनाथ रेणु को ये पीढ़ी तो जानती ही नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि फणीश्वरनाथ रेणु की जो किताबें हैं, या जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत सारे मूर्धन्य कलाकार हुए, एक से एक शिल्पकार हुए, उनकी कहानियों का इंग्लिश में अनुवाद होना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे लिटरेचर नहीं पढ़ते थे, तो अंत में मैंने परेशान होकर उनसे कहा, कुछ भी पढ़ो, लिटरेचर में पढ़ो, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, ट्रांसलेशन हो, कुछ भी हो, मगर लिटरेचर पढ़ो, क्योंकि साहित्य हमें जो एक संवेदनशील व्यक्ति बनाती है। साहित्य हमें देश, दुनिया, समाज के बारे में बताती है। साहित्य ही समाज का आईना होती है। मगर यदि अब आप भारत में रहते हुए भारतीय साहित्य पढ़ेंगे, तो आपको भारत के बारे में पता चलेगा, भारत के जनमानस के बारे में पता चलेगा। जिस परिवेश में वो कहानियां, वो किस्से लिखे गए, उन परिवेश के बारे में पता चलेगा। मगर आप जो यूरोपीय राइटर्स या अंग्रेजी या देश विदेश के राइटर्स के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, तो वो उनके उनके जो जो परिवेश है, उनके बारे में पता चलेगा। मगर प्रेम, प्यार, घृणा, वैमनस्य, ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, ये जो हमारी भावनाएं हैं, अच्छी बुरी, ये इस पूरी दुनिया में एक जैसी हैं। इसलिए मैंने अपने बच्चों को प्रेरित किया कि आप साहित्य पढ़िए। भारत में इतने सारे मूर्धन्य साहित्यकार हुए, एक से एक रचनाएं हुई, उन रचनाओं के ऊपर एक से एक फिल्में बनी, जैसे देवदास बनी, और बहुत सारी जो फिल्में जो है साहित्यकारों की कथा और कहानियों के ऊपर बनी। सुधा और चंद्र की कहानी जो धर्मवीर भारती साहब ने लिखी थी, और बहुत सारे जो हमारे जो साहित्यकार हैं, उन्होंने भारतीय सिनेमा उद्योग में भी अपना योगदान दिया, जिसमें राही मासूम रजा साहब भी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये अपील करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी अनुवादक है जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में साहित्य का अनुवाद करते हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो ये हमारे जो इतने सारे साहित्य का खजाना जो हिंदी में या अन्य भाषाओं में उपलब्ध है, उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इस जेनजी के लिए, इस जनरेशन के लिए उपलब्ध कराए, ताकि वो भारत का दर्शन देख सके, भारत के परिवेश में लिखी गई किस्से, कहानियां, उपन्यास, कविताओं का आनंद ले सके, और भारत का मर्म समझ सकें। तो मैं, जैसा कि आपको बताया कि अभी यहाँ अपने गांव से औराई हिंगना की ओर जा रहा हूँ। फणीश्वरनाथ रेणु जी के गांव में बताया जाता है, उनके जो घर में आज भी उनकी सभी जो किताबों की एक एक प्रति रखी हुई है, और एक पुस्तकालय भी है। तो हम वहां जाकर के देखते हैं कि कैसा दिखता है औराही हिंगना, और किस परिवेश में फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी सारी रचनाएं लिखी। तो बने रहिए मेरे साथ, सीधे चलते हैं औराही हिंगना की ओर। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरे गांव का जो है गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कल से देख रहा हूं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में पेट्रोल डीजल के लिए लाइनें लग रही है। मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ बिहार में क्या स्थिति है या नहीं है। मैं अभी निकला हूँ 150, 300 किलोमीटर की यात्रा पे निकला हूँ, तब
जब हाईवे पे जाऊंगा तब जाकर मेरे को पता चलेगा कि यहाँ क्या स्थिति है। मगर मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया बेवजह जो है पैनिक ना फैलाए, बेवजह ये अफवाहें ना फैलाए। सरकार जो कह रही है उनकी बातों का विश्वास करिए। इंडिकेशन होता है जब हमारे पास, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक कोविड जैसी स्थिति में जाने वाले हैं या आने वाले हैं, तो उसके ऊपर हमें इतनी सारी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। क्या लॉकडाउन लग जाएगा, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग घरों में पेट्रोल डीजल और इन सब चीजों को होल्ड कर रहे हैं, उनका जरूरत से ज्यादा भंडारण कर रहे हैं, इससे और ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। तो संयम रखिए, सरकार में भरोसा जताइए और पैनिक मत फैलाइए। और हो सके जैसे पेट्रोल डीजल की कमी है या एलपीजी वगैरह की कमी है तो उसमें किफायत बरतें, उसमें अनाप शनाप तरीके से उसको खर्च ना करें, एनर्जी को बचाने, कंजर्व करने की कोशिश करें और जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है उनका भी इस्तेमाल करें। मगर पैनिक किसी भी सूरत में ना फैलाएं। पैनिक की कंडीशन में पूरे देश में अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बन जाता है। तो इस अराजकता को माहौल ना बनने दें और कहीं भी यदि किसी भी तरह की पैनिक है तो आप, यदि आपके पास यदि पुख्ता और सही जानकारी है तो ही सोशल मीडिया के ऊपर उसको डालें। मैं भी 300 किलोमीटर की जो है अप डाउन की यात्रा पे निकला हूं और यदि मुझे कहीं यदि इस तरह की कोई चीज दिखाई देगी तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। तो एक बार दोबारा से आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि कृपया जो है अफवाहें ना फैलाएं, पैनिक क्रिएट ना करें, धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि संकट के समय में धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए निकल रहा हूं मैं औराही हिंगना फणीश्वरनाथ रेणु जी के गांव में। तो बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में। कैमरे की आंखों के सामने से मैं बोल रहा हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे हैं मेरे बाल सखा अनिल दुफारे। जीवन एक यात्रा है और मैं और अनिल निकल पड़े हैं एक और यात्रा की ओर और ये यात्रा है मेरे गांव तमोरिया से और आई हिंगना तक की, जो अररिया डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जहां पर फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म हुआ। तो अनिल जी, आज आपने ये कमान संभाली हुई है हमारी सुजुकी की ये वैगन आर गाड़ी है जिसका बहुत सहारा है हमको। कभी हमारे पास एक बड़ी गाड़ी हुआ करती थी और हमने उस बड़ी गाड़ी को सिर्फ इसलिए बेच दिया ताकि हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं कर पाए। तो हमारे पास पहले थी एस क्रॉस को बेच करके हमने ली मारुति वैगन आर सीएनजी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यात्राएं कर पाए। और आज की इस यात्रा में मेरे साथ हैं मेरे बाल सखा अनिल दुफारे। कहाँ की सैर हो रही है अनिल जी? पूर्णिया। अच्छा, पूर्णिया जा रहे हैं आप? पूर्णिया, हम पूर्णिया के जो जिस गांव में जा रहे हैं पहले वो पूर्णिया जिला में होता था, अब वो अररिया जिले में है। तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं, पूरा जो है दाढ़ी वाड़ी बना करके जो है पूरा जो है सनग्लास और लगाया हुआ है इन्होंने। देखिए भाई साहब, सनग्लास भी लगाया हुआ है इन्होंने और एकदम मस्त गाड़ी जो है चला रहे हैं। और बताएं आपको कैसा लग रहा है बिहार? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। ठीक है। और रोड थोड़ा सा ये देखें, रोड की हालत। अच्छा, सड़क की हालत जो है दोस्तों, सड़क की हालत जो मेन हाईवे होती है उसकी, हाँ, जिस तरह से जो है ना, मतलब आपका तौल लिया जा रहा है उस क्वालिटी की सड़कें नहीं है। मगर हम ठीक है, अब जो भी है अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो और जैसा कि आपको बताया था कि बिहार के ग्रामीण अंचल में आपको लेकर के चलेंगे, तो उसी वचन को पूरा करने के क्रम में जो है ये इस यात्रा पे हम निकले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा पे। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का सफर तय किए जा रहा था। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का सफर तय किए जा रहा था। ये अनिल जी मिल गए और अनिल जी के साथ क्या मिल गया? वो जिंदगी मिल गई जो कभी लड़कपन में, जवानी में बड़ी बिंदास तरीके से हमने जी थी, जो पिछले
25-30 सालों में हमने अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में जो समय लगाया उसमें कहीं जिंदगी जो है खो गई। उसी खोई हुई जिंदगी को दोबारा जो है ढूंढने का प्रयास है। ये हमारे जीवन की ये यात्रा, जिस चैनल का नाम है चलते चलते, और जिसका हैंडल का एड्रेस है चलते चलते 802, तो हम बूढ़े होते हुए और लोगों की ये जिंदगी का चैनल है, और ये चैनल आपकी जिंदगी का भी चैनल हो सकता है। तो हमारे साथ हमारी यात्राओं में बने रहिए। तो दोस्तों, हम खड़े हैं ब्रह्मपुर में। ये कितना नंबर हाईवे है? 27 NH 27। ये NH 27 है। और जैसे आपको बताया था, औराई हिंगना जो जा रहे हैं हम अररिया जिला में, और उससे पहले हमने यहाँ पे CNG स्टेशन पे रुके हैं CNG भराने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस हाईवे के ऊपर CNG की कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी में CNG भरवा ली है। और जैसे भारत के अन्य राज्यों में पैनिक और अफवाहें फैलाई जा रही हैं पेट्रोल डीजल को लेकर के, तो पेट्रोल डीजल की कोई समस्या है क्या यहाँ पे? समस्या नहीं है। CNG की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कोई भी समस्या जो है ना, अभी मैं जहां पे NH 27 पे खड़ा हूं, ना पेट्रोल की कोई समस्या है, ना डीजल की कोई समस्या है, ना CNG की कोई समस्या है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये ठीक है कि युद्ध की वजह से, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध की वजह से LPG का संकट है और पेट्रोल डीजल की थोड़ी जो है आमद कम है, मगर स्थितियां बेकाबू नहीं हुई हैं। तो आप लोग जो है किसी भी तरह के अफवाह को ना फैलाएं। कुछ कहना चाहेंगे आप देश के लोगों से? कुछ कहिएगा। तो ये जो चल रहा है देश में, आपको क्या लग रहा है कि जो है झूठों को ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि अफवाह फैला रहा है, सब अफवाह फैला रहे हैं? तो दोस्तों, ये मेरी जो है पहली, मैं जब यहाँ पे जो पहली जगह यहाँ पे रुका हूँ, अब मैं यहाँ पे 1000 रुपए का पेट्रोल भी डलवाऊंगा। CNG मैंने फुल करवा ली है, और अभी तक यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल डीजल को लेकर के कोई भी पैनिक नहीं है, और सही मायने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अफवाहें फैलाना बंद करिए। चलिए, तो थोड़ा पेट्रोल जो है 1000 रुपए का पेट्रोल भी भरवा लिया जाए सेफ सुरक्षित सफर के लिए। हम आ गए हैं फारबिसगंज। फारबिसगंज भी फणीश्वरनाथ रेणु की कर्म भूमियों में से एक है, और 10-11 किलोमीटर के बाद मैं देख रहा हूँ गूगल मैप में रेणु ग्राम रोड के की आहट है, यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। और अभी हम हैं बरार पंजाबी ढाबा है यहाँ का, और काफ़ी फेमस है। अनिल जी, हाँ जी, नाश्ते की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल, पंजाबी ढाबा है भाई। और बहुत जो है ठीक ठाक है। हाई हाई हाई, आओ शू शू शू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आ रहा। अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ी साफ सफाई हो रही है, अदरवाइज जो अच्छा अंदर से एम्बियंस अच्छा है। और तो गोभी पराठा होना। हाँ ठीक है। गोभी पराठे के साथ क्या है? दही ले लें आप? हाँ दही ले लेना। 2 गोभी पराठा। ये है हमारी वैगनआर CNG, और इसी पर करते हैं हम लंबी लंबी यात्राएं, क्योंकि इससे यात्रा जो है सस्ती होती है, थोड़ी आरामदायक कम होती है बड़ी गाड़ी से, मगर ये बहुत दूर तक जाने वाली माचिस की डिबिया है जो हमारे साथ साथ। अभी हम हैं फारबिसगंज में। फारबिसगंज के ये बरार ढाबा है, काफ़ी फेमस ढाबा है, आपको गूगल पे इसको मिलेगा। और अभी आपको दिखाता हूँ एक ये जितने पेड़ आप देख रहे हैं सब लीची के पेड़ हैं। लीची इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, और ये लीची के पेड़ है। और ये देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो दरअसल ये एक आराम करने की जगह दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कितना ह्यूज है, ये कितना बड़ा है, कितने लोग एक साथ इस पर सो सकते हैं। ये मचान नुमा है और एक बड़ी झोपड़ी की शेप में बना हुआ है।
तो ये जो यहाँ पर काफ़ी ये जो ट्रक्स वगैरह जो वो रुकते हैं रात को रेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए जो इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है और ये ढाबे की तरफ से है, तो बहुत सारे लोग एक साथ सो सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में बढ़िया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगले 1 घंटे में हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के गांव पहुँच जाएंगे। मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल उनका सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध उपन्यास है और देखना है कि ये भारत माता का जो मैला आंचल है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, हर्ष भी है, वैमनस्य भी है, प्रतिस्पर्धा भी है। जितने भी हमारे जीवन में गुण और दुर्गुण है, वो सारी चीज़ें आपको मैला आंचल में मिलती हैं। और जब मैंने बहुत समय पहले मैला आंचल पढ़ी थी, तो मुझे मुंशी प्रेमचंद की लेखनी की खुशबू फणीश्वरनाथ रेणु के कलम में भी सूंघने को मिलती है। जिस तरह से ग्रामीण अंचल के ऊपर वो लिखा करते थे मुंशी प्रेमचंद, लगभग उसी शैली में फणीश्वरनाथ रेणु भी अपनी कथाओं को लिखा करते थे और उसमें हर्ष का समय, व्यथा की बेला, इन सब का चित्रण हुआ करता था।